नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि आतंकवादियों को छोड़ने का एक ट्रेंड सा देश में आ गया है। लोकसभा के चुनाव और कई राज्यों के चुनाव जब सामने सर पे है तो ऐसे में वोटों की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति चरम पर है। और इसकी चरम सीमा तो यहां तक गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। कई ऐसे राज्य हैं, जम्मू कश्मीर ने तो पहले ही इस विषय पर बहुत ही बड़ी ऐसी नीति लाई है कि जिस नीति का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मानवतावादी संगठन तक विरोध कर रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह निशाने पर है। लोग कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा आतंकवादी छोड़ने का आश्वासन उन्होंने आतंकवादियों को छोड़ने का काम करने वाले एनजीओ के एक बैठक में दिया है। और अब तक कई आतंकवादी छोड़े जा चुके हैं। इसमें से कई ऐसे आतंकवादी हैं जिन आतंकवादियों का नेटिव या उनका ओरिजिन बांग्लादेश है, उनको बंगाल के कहकर छोड़ा गया है। तो दूसरे देश का आतंकवादियों तक को छोड़ा जा रहा है और ये संख्या अगले कुछ महीनों में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। क्या यह मुद्दा सही है? क्या देश के सुरक्षा के साथ ऐसी राजनीति सही है? अब तो महाराष्ट्र भी ऐसे कुछ लोगों को छोड़ने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और कमेटी बना रहा है। ऐसे कई राज्य जब लगातार इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में देश की चिंता किसी को नहीं है। चिंता है तो केवल वोट बैंक की, राजनीति की। लेकिन किसी ने तो इसके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि कई मीडिया वालों को लगता है कि ऐसे विषय कम्युनल है, जातिवादी है, धर्मवादी है, इस पर कार्यक्रम नहीं किया जा सकते। लेकिन हमको लगता है कि कोई भी धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। राष्ट्र धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और इसलिए राष्ट्र का विषय जब आता है तो कोई भी हो उस विषय को चैनल पर लेना चाहिए। इसलिए आज हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए हैं। क्या है इस विषय पर आपका कहना? आप कॉल कर अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं। आप हमको वीडियो कॉल स्काइप के द्वारा कर सकते हैं और आप हमसे गूगल हैंगआउट पर भी जुड़ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर मिलेगी। आपकी ऐसी सारी प्रतिक्रिया देने के लिए कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। भारत में आतंकी जब चाहें जहां चाहें आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। ना संसद सुरक्षित है और ना कोर्ट, ना अस्पताल सुरक्षित है और ना ही होटल, ना रेलवे स्टेशन सुरक्षित है और ना ही एयरपोर्ट। हमारी सुरक्षा एजेंसियां और जाबाज जवान अपनी जान पर खेलकर आतंकियों को पकड़ते हैं, लेकिन हमारी सरकारें उन्हीं आतंकियों को रिहा कर रही हैं। जी हाँ, अब कत्लेआम करने वाले आतंकियों को निर्दोष बताकर छोड़ा जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई है यूपी के गोरखपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपी से, जिसका नाम है तारिक कासमी। तारिक ने फैजाबाद, वाराणसी और लखनऊ की कचहरियों में 23 नवंबर 2007 को बम ब्लास्ट कराए थे। अब यूपी सरकार ने इसी आतंकी तारिक कासमी के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है। यूपी सरकार तारिक कासमी को निर्दोष बता रही है। तारिक आजमगढ़ जिले के सराय मीर कस्बे का मूल निवासी है। इसके अलावा हुजी के 5 आतंकियों से मुकदमा वापस लेने की भी खबर है। ये आतंकी वैसे तो बांग्लादेशी हैं, मगर बताए पश्चिमी बंगाल के जा रहे हैं। इन्होंने लखनऊ की कचहरी में मुकदमे के दौरान भारत विरोधी नारे लगाए थे। इसके अलावा मुलायम सिंह कई जगह ये बयान दे चुके हैं कि हमारी सरकार ने 400 मुस्लिम आतंकी युवाओं को छोड़ा है। दरअसल कई मुस्लिम संगठन इन आतंकी युवाओं को छोड़ने की आवाज बहुत पहले से उठा रहे हैं। यूपी चुनाव के वक्त मुलायम सिंह और कांग्रेस ने इन आतंकियों को छोड़ने का वादा किया था, जिसकी शुरुआत अब हो गई है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी इन आतंकियों को जल्दी से जल्दी छोड़ने की बात कर चुके हैं। लेकिन आतंकियों का मसीहा बनने का सबसे पहला मौका मिला है मुलायम सिंह को। ये वही मुलायम सिंह हैं जो देश की सीमाओं के असुरक्षित होने के बड़े बड़े भाषण देते हैं। देश की सुरक्षा के नाम पर अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। ये वही मुलायम है जो देश के रक्षा मंत्री रहते हुए देश के दुश्मनों को खुली चुनौती देते थे, लेकिन आज आतंकियों को छोड़कर देश के दुश्मनों के ही मसीहा बन रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुलायम सिंह ने आतंकियों को छोड़ने का बीड़ा क्यों उठाया है? क्या मुलायम सिंह मुस्लिम वोट बैंक के लिए आतंकियों को छोड़ रहे हैं? क्या अब मुलायम सिंह का आतंकियों को छोड़ना देश की सुरक्षा से बड़ा हो गया है?
हमारे इन राजनेताओं का मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन सत्ता पाने की ललक में हमारे राजनेता देश की सुरक्षा से बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। न सिर्फ इससे आतंकियों के हौसले बुलंद होंगे, बल्कि देश के नागरिकों की जान और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। इन नेताओं की तुष्टीकरण की राजनीति देश के दुश्मनों के काम और ज्यादा आसान कर रही है। जो दुश्मन लाख चाहकर भी हमें नहीं तोड़ पाए, दुश्मन के इस काम को हमारे नेता बड़े ही आसानी से अंजाम दे रहे हैं। तो यह मुद्दा है, हमारे देश से जुड़ा, हमारी सुरक्षा से जुड़ा है, और इसके ऊपर अगर बेखौफ होकर नहीं बोलेंगे तो नेता इस देश को बेच देंगे। बेचने की प्रक्रिया लगता है शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीमा में घुसने वालों के खिलाफ अब तक कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, यह आरोप लोग लगा रहे, टीवी चैनल पर लाइव में लगा रहे, फोन करके कह रहे कि कहीं जमीन बेच तो नहीं दी इसलिए चुप है। क्या राजनीति में जेल से छोड़ने वालों के बारे में भी यही हो रहा है? ये तो अगर पैसे नहीं भी लिए हैं तो वोट की डील तो हुई है, मतलब डील तो किसी प्रकार की हुई है। यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? और यह भ्रष्टाचार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा भ्रष्टाचार है, देश की संप्रभुता से जुड़ा भ्रष्टाचार है, देश के अस्तित्व से जुड़ा भ्रष्टाचार है, आपके मेरे सुरक्षा से जुड़ा भ्रष्टाचार है। और यह भ्रष्टाचार, यह भ्रष्टाचरण एक ऐसा राजनीतिक आचरण है जो इस देश को नेस्तनाबूद करने वाले से हाथ मिलवाता है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ, वंदे मातरम। आतंकवादियों की रिहाई कितनी सही? बिल्कुल नहीं। क्यों कि रक्तबीज नामक एक दैत्य था पुराने काल में। हाँ। उसका एक रक्त का बूंद जमीन पे गिरता था तो एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था। एक आतंकी को छोड़ेंगे तो 10 आतंकी और पैदा हो जाएगा। जैसे मौलाना मसूद को हमने छोड़ा, बाद में उसने जैसे मोहम्मद बना के संसद के ऊपर आक्रमण किया। आतंकी छोड़ने की तो बात सरासर अनुचित है, किंतु आतंकियों को छोड़ने का दबाव और प्रेरणा हमारी सरकार पे कौन कर रहा है? कहीं हमारा देश कोई गहरे षड्यंत्र में तो नहीं फंस गया? बड़ी चिंता का विषय है ये कि सत्ता के लिए देश हित को दांव पे लगाने वाले लोग इस देश पे आगामी दिनों में अगर शासन करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम फिर से गुलाम बन जाए। इतिहास गवाह है सूरज जी, जब ही हमने देश हित से समझौता किया हमें मुंह की खानी पड़ी। वोट बैंक की घिनौनी राजनीति और तथाकथित मानवतावादी लोगों का शासन व्यवस्था पर प्रभाव एक न एक दिन हमें ले डूबेगा अगर हमने समय रहते आमूल परिवर्तन नहीं लाया तो। अंत में एक पंक्ति बोलता हूँ, हर साख पे उल्लू बैठा है अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते, हम सुनीता पांडे झांसी से बोल रहे हैं। हाँ। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेना एक बहुत ही गलत और ओछी बात है। ये राजनीति नहीं है। राजनीति का तो मतलब बदल गया है। अभी लोग तुष्टीकरण की और वोट की नीति चल रहे हैं, और जिसके तहत ये आतंकवादियों के मुकदमे कैंसिल कर रहे हैं, जो देश के लिए बहुत घातक है। और अब जनता को ही कुछ सोचना पड़ेगा और जनता ही कुछ डिसीजन देगी, वरना ये तुष्टीकरण की नीति तो देश को जाने कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हमारे देश, बोलिए, क्या कहेंगे आप? हाँ, मुलायम की रिहाई एक विकृत सेक्युलरिज्म का विकृत रूप है। आज धर्मनिरपेक्षतावादी, मानवाधिकारवादी और कुछ एनजीओ तथा धर्मनिरपेक्ष पार्टियां इस हद तक उतर गई हैं कि इनको राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आरएसएस को एक राष्ट्र आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं, लेकिन आज देखिए, आज मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक आतंकवादी को छोड़कर एक राष्ट्रद्रोही पार्टी होने का कार्य किया है। लेकिन इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि केरल विधानसभा ने एक घोषित आतंकवादी अब्दुल नासिर मदनी को होली वाले दिन विशेष सत्र बुलाकर राष्ट्रद्रोही धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से उसकी रिहाई पर मुहर लगाया। धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के प्रोधा वामपंथियों ने भारत में एक मजहबी राष्ट्र की परिकल्पना पाकिस्तान के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और दूसरी सूचना दे, आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फाही की गिरफ्तारी पर उसके कुछ शुभचिंतक आश्चर्य जताने लगे। वे सफाई देने लगे कि अमेरिका जाकर उनके मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने वालों ने कहा कि उसकी हकीकत उन्हें मालूम नहीं थी। ये लेनिन की भाषा में यूजफुल जो इडियट्स हैं, ये लोग कहीं ना कहीं जो है आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं।
अगर मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर अमेरिका ने महात्मा के वो डायन कहने वाले आजम खान को आतंकवादी समझ कर रोक लिया, तो समाजवादी पार्टी को आंदोलन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी से अगर आप आतंकवादी की रिहाई के पीछे की मानसिकता है क्या है, इसकी भी जानकारी समाजवादी पार्टी से लेनी चाहिए। माननीय सुरेश जी, मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता पे एक बड़ा बहस होनी चाहिए, जिसमें भारतीय कुछ जो जज हैं, जो अच्छे जज हैं, उनको बैठाकर और इस पे एक लंबी बहस होनी चाहिए। अगर जो पार्टियां धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राष्ट्रद्रोह की है, बिल्कुल बिल्कुल, हम आने वाले दिनों में इस विषय पर जरूर कार्यक्रम करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि वो कार्यक्रम एक राष्ट्रीय आवाज के तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के सहभाग के साथ करे। इसलिए हम और भी जिन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है उन पर आने के बाद उस कार्यक्रम को जल्दी ही करेंगे कि क्या सेकुलरिज्म की सही व्याख्या क्या है। रही बात आजम खान की, तो मैं देशवासियों को बता दूं कि आजम खान की जो भी जिस प्रकार से अपमान करने की बात वो कह रहे अमेरिका में हुआ है, ये उनके फेवर में कई लाख लोग सामने आ रहे। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का नहीं, ये हिंदुस्तान का अपमान हुआ है। लेकिन क्या देशवासी ये जानते हैं कि इसी आजम खान ने कभी भारत माता को डायन कहा था, तो उनके खिलाफ बोलने वाला एक सामने नहीं आया था। लेकिन अब आजम खान की अगर कुछ उतारी हुई है तो उसके लिए सब लोग आगे आ रहे हैं। क्या भारत माता या आजम खान, दोनों में से एक को अगर आप कहेंगे तो आपने भारत माता के लिए आवाज ज्यादा उठाना चाहिए था या आजम खान के लिए ज्यादा उठाना चाहिए था, यह तय करना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, क्या कहेंगे? शर्मा सोनभद्र रेणुकोट से। हाँ, राष्ट्र की अस्मिता को मिटाने और राष्ट्र के खिलाफ खूनी षड्यंत्र में शामिल आतंकियों को उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार एक विशेष समुदाय के वोट बैंक की राजनीति के लिए धर्मनिरपेक्षता का सहारा लेकर राष्ट्र के पीठ और सीने पर खंजर मारने का दुस्साहसिक कार्य कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। समाजवादी पार्टी आज सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी बन चुकी है। सत्ता सुख के लिए आतंकियों का भी सहारा लेने की नीति राष्ट्र के लिए कितनी घातक होगी, समाजवादी पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है। कितनी मुश्किलों, कितने कड़े परिश्रम और जान की परवाह न करते हुए पुलिस वालों ने अथक प्रयास के बाद इन आतंकियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया होगा। आतंकियों की रिहाई से आतंकियों के मनोबल में वृद्धि होगी और रिहा होने के बाद और ज्यादा आतंक फैलाएंगे, क्योंकि आतंकियों को यह मालूम है कि सत्ता के लिए आतंक को संरक्षण देकर यहाँ वोट बटोरा जाता है। समाजवादी पार्टी सत्ता सुख भोगने के लिए ओछी राजनीति, राष्ट्र विरोधी राजनीति करने में भी कोई गुरेज नहीं कर रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। वंदे मातरम। ये बड़ी अच्छी बात हमारे कॉलर ने कही कि पुलिस वाले जान पर खेलकर जब ऐसे आतंकवादी को पकड़ते हैं और उसको जब पता है कि आतंकवादियों को जान पर खेलकर पकड़ेंगे, लाएंगे, उसके बाद उल्टी उसकी ही इंक्वायरी होगी। आतंकवादी को तो छोड़ा जाना तय है, तो पुलिस वाला अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? उसको पता है कि मेरी सत्ता इस विषय के खिलाफ है, मेरे अरेस्ट के खिलाफ है, तो उसमें वो क्यों रिस्क लेगा? आखिर उसका भी पेट है, या उसको भी पता है कि उसके आगे ऊपर जाकर सब कुछ ही अगर बिक चुका है तो मैं क्या करूं, ये कहकर भी बड़े अच्छे राष्ट्रभक्त पुलिस वाले भी ऐसे विषय से निराश हो सकते हैं। हम दिल्ली की घटना जानते हैं। यहां जामिया मिलिया के पास जो आतंकवादियों के ऊपर हमला हुआ, उसमें एक शूरवीर पुलिस वाला शहीद हुआ, लेकिन उस विषय में भी अभी तक राजनीति जारी है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि वहां पर पकड़े गए आतंकवादी नहीं थे, तो जो पुलिस वाला मारा गया उसको मारने वाले कौन थे, इसका जवाब भी दिग्विजय सिंह देने को तैयार नहीं है। एक शहीद की पत्नी को यह जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो पकड़े गए उनको छोड़ने के लिए सब लोग आगे आ रहे हैं। लगातार हो रही है घटना, पुलिस वाले का मनोबल नहीं गिराएगी तो और क्या गिराएगी? अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, सबसे पहले तो मैं सुरेश जी और पूरी सुदर्शन न्यूज टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप इतनी हिम्मत से इतने अच्छे टॉपिक उठाते हैं और पूरी हिम्मत से जो है ऐसे लोगों के से लड़ते हैं। इस चीज के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि सुशील शिंदे और मुलायम सिंह, राहुल, सोनिया, खासतौर से मुलायम सिंह ऐसे नेता हैं और ये लोग
कि जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये अपने देश को भी बेच देंगे, अपनी माँ बहन को भी बेच देंगे अगर इनकी कुर्सी बचती है। हालांकि ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि इनके लिए कुछ भी कहा जाए वो इनके लिए एक इज्जत की ही बात होगी। सबसे पहले तो सर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बस यही है कि ये लोग अपने कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और मैं सारी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये लोग आने वाले चुनाव में अगर इन लोगों को अगर सबक ना सिखाएं तो ऐसा वक्त जरूर आएगा कि हमारे देश से जैसे एक पाकिस्तान बना था और भी बन सकता है। इसलिए सारे देशभक्तों को बिल्कुल धन्यवाद। ये एक और मुद्दा खास करके देश में चर्चा में आना चाहिए, देश पर इसमें बहस होनी चाहिए कि हम आर्थिक भ्रष्टाचार के ऊपर तो आक्रामक होते, आंदोलन करते, सड़क पर उतरते हैं, अन्ना हजारे जैसे लोग आगे आते हैं, लेकिन ऐसे राजनीतिक भ्रष्टाचार, ऐसे धार्मिक भ्रष्टाचार, ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जो भ्रष्टाचार होता है उसके लिए हम क्यों नहीं बोलते। हम पैसे लेकर अगर कोई किसी को जेल में छोड़ता है तो उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन राजनीतिक वोट लेकर अगर किसी को जेल से बाहर छोड़ा जाता है तो उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलते। ये कैसी चुप्पी है, ये कैसी देश की ईमानदारी है। केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने का बात करने वाले दल संगठन इस विषय पर चुप क्यों है, ये बात बोलनी पड़ेगी। अन्ना जैसे लोगों को इस विषय पर जवाब देना पड़ेगा। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो नमस्कार, बोलिए सर। मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। हाँ, ये पॉलिसी तो सर जो हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, बात की बात है, हमारे जम्मू कश्मीर में तो ये पॉलिसी 4 साल से चल रही है, पुनर्विवास पॉलिसी। बिल्कुल, हमने 2 साल पहले ही जम्मू कश्मीर के इस पॉलिसी के खिलाफ कार्यक्रम किया था, आप जानते हो। उसी में बात करना चाहता हूँ कि आज वो ही आतंकवादी जो छोड़े गए थे आज वही ब्लास्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे तो एक और पुनर्वास योजना के तहत जो पत्थर मारता है आदमी उसको नौकरी मिलती है सर। और पिछले हमने वहां पे देखा है कि 50-50 हजार रुपया देकर लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर FIR दर्ज करवाई है, हमारा बच्चा पत्थर मार रहा था। और सर मैं उस परिवार से हूँ जिस परिवार से कई बंदों ने, फौज में मेरा तकरीबन परिवार है, कई बंदे हमने खोए हैं इस मिलिटेंसी के बीच में लड़ते हुए। हमें यह इनाम मिल रहा है सर, इनको पकड़ा जाएगा और छोड़ा जाएगा। हम तो भाई हम देहाती आदमी है, हम तो आने वाले समय में यही कहेंगे कि हमारा घर का बंदा कोई फौज में ना जाए, पत्थर तोड़ के रोटी खा लेगा अगर इनको छोड़ना ही है तो। दूसरी बात सर, इसमें एक मुस्लिम समुदाय को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये इससे ये लगता है जो मुस्लिम समुदाय है जो ये कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकते, इससे ये प्रूव होता है कि मुसलमान आतंकवादी ही है, तभी उनको छोड़ा जा रहा है और सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है जो आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। 3 बातें बड़ी अच्छी और बड़ी ही इमोशनल इन्होंने कही है कि आखिर सेना में हम क्यों भेजे, हम पुलिस में क्यों भेजे, हम शहीदी क्यों दे। हम जिनके लिए शहीदी दे रहे हैं वो अगर छुटने वाले हैं, और जो जम्मू कश्मीर की बात इन्होंने कही, इस पर तो सुदर्शन पहले दिन से आवाज उठाता रहा है, और अब तक कई कार्यक्रम हमने अगर किसी एक राज्य के ऐसे विषय के ऊपर किए हैं तो जम्मू कश्मीर है। वहां पर पत्थर फेंकने वालों को नौकरी मिलती, इसलिए पत्थर फेंकने का FIR करवाने के लिए पैसे देने की भी एक बात इन्होंने जो कही है, ये अजीब देश है, ये कैसी व्यवस्था है। बैकवर्ड सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसे देने और घूस देने की बात तो हमने सुनी थी, लेकिन खुद के ऊपर FIR करवा के जैसे कोई स्वतंत्र सेनानी है। क्या अब राज्य बदला है, देश आजाद हुआ है तो स्वतंत्र सेनानियों को कोई पेंशन या कोई रोजगार या कुछ सेवा मिलेगी। असली देश के लोगों ने तो ये बातें नहीं की, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसकी फसल सी लग गई है और इसको काटने वाले राजनीतिक नेताओं के अपने हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। बोलो। बोलिए। नमस्कार सर, मैं दुबई से टीकाराम सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए। सर हमें बहुत शर्म सी लगती है, हम जब हम अपने देश में होते हैं तो हमें इतना एहसास नहीं होता है, पर हम जब यहाँ तो हम शर्म सी लगती है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। देखो, कभी बलात्कार, कभी भ्रष्टाचार, कभी कुछ, इससे हमारे देश की हालत बहुत खराब हो रही है। और अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो आतंकवादियों को छोड़ रहे हैं, और उसके बाद कभी चाइना में हम पे हमला कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान। अभी देखो सरबजीत क्या हालत कर रही है। अब ये इसके लिए सब सरकार जिम्मेवार है। धन्यवाद। सरबजीत को पाकिस्तान रिहा करने को तैयार नहीं है, उसको भारत के इंटेलिजेंस के रॉ के एजेंट के तौर पर उसको प्रोजेक्ट करता है और उसके ऊपर वो अपने ही जेल में कैदियों के द्वारा मरवाने की बात भी करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर तो अगर आप आतंकवादी है तो आपकी छूटने की गारंटी है, देशभक्त है तो अंदर जाने की गारंटी है। अगले कॉलर। नमस्कार।
सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सीपी वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। बोलिए। आज के मुद्दे पर मेरा कहना है कि लगभग 3 दशक पूर्व मुफ्ती मोहम्मद की बेटी को किस प्रकार आतंकियों के जाल से राजनीति कर छुड़ाया गया, पूरा भारत जानता है। हाँ। भारत की जनता बेवकूफ नहीं है। 1971 के युद्ध के समय भारत में 93,000 युद्ध बंदी थे। भारत ने पूरा व्यवहार नहीं किया। कसाब के ऊपर भारत ने 50 लाख रुपए कोर्ट कचहरी पर खर्च किए। अफजल की फांसी पर उमर अब्दुल्ला राजनीति करते हैं, परंतु कश्मीर पंडितों के नाम पर उनकी बहुती बंद हो जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर यूपीएस और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। वीडियोकॉन D2H हाई डेफिनेशन का डेमो चाहिए? हर HD चैनल इतना ही रियल दिखेगा। Mirror like HD quality with maximum असली HD channels on Videocon D2H। एक और डेमो मिलेगा? अगले महीने 30 की हो जाऊंगी। So old ना? बस यही बात समझ में नहीं आती। मैन के लिए 30 is young और वुमन के लिए क्यों 30 means old, dull, बेजान। So unfair ना? Let's make it fair। 30 के बाद त्वचा डल हो जाती है। न्यू फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो। इसका वीटा आहा कॉम्प्लेक्स सेल रिन्यूअल बढ़ाए और जवान निखार वापस लौटाए। अरे सारे मैगजीन्स में अब उसकी जगह तुम्हारा चेहरा। नॉट फेयर ना? फेयर एंड लवली फॉरएवर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि क्या आतंकवादियों को राजनीतिक लाभ के लिए छोड़ना कितना सही। वैसे तो बिल्कुल सही नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस हम चाहते हैं, इसलिए हम आपके सामने सवाल लेकर आए हैं कि क्या ऐसी राजनीति, ये भी राजनीतिक भ्रष्टाचार भारत माता की सुरक्षा से खतरा मोल लेना नहीं है? क्या ये आपका हमारा विषय नहीं है? क्या हम केवल आर्थिक भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, जहां बोलना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत इस विषय पर बोलने की है। लेकिन जब यहां धर्म की बात आती है तो लोग चुप क्यों होते हैं, समझ में नहीं आता है। कई कॉलर हमारे साथ पहले से जुड़े, हम उनके पास भी चलते। कई वीडियो कॉलर भी है। गूगल हैंगआउट भी हमने अभी शुरू किया है और मैंने कल भी कहा था कि आप गूगल हैंगआउट पर हमसे जुड़ने के लिए सुदर्शन न्यूज आईडी पर हमको रिक्वेस्ट भेजें, हम आपको इस कार्यक्रम में लेंगे। और आने वाले दिनों में हम गूगल हैंगआउट का विशेष कार्यक्रम अलग से लाएंगे, क्योंकि देश विदेश में बैठे हुए युवा, इस देश के लिए सोचने वाले सामाजिक कार्यकर्ता या इस देश की चिंता करने वाले ऐसी फौज हम आगे लाना चाहते हैं जो कैमरे पे आके देश के लिए कुछ तर्कों के साथ अपनी बात को रखे। तमाम राजनीतिक दलों के जो स्पोक पर्सन के पैनल है, वही रटे रटे लोग, वही चैनल, आप कोई भी बदलो वही लोग दिखते हैं। ये फॉर्मूला हम अपनाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि नए लोगों को आपके सामने लेकर आए जो अंदर से बात करना चाहते हैं। इसलिए गूगल हैंगआउट पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, फोन पर भी जुड़ सकते हो, स्काइप पर भी जुड़ सकते हैं। चलते कॉलर के पास। नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। मैं शादरा दिल्ली से अशोक पंचाल बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी,
ये जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ये मोहम्मद शाह अब्दाली, बाबर और तैमूर लंग, ये लोग जो है हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे सोने की चिड़िया समझ के। और आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं कुछ, ये लोग भी जो है हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया समझ के लूटने के लिए यहाँ पे राजनीति में कूद रहे हैं। और अगर ऐसा ही होता रहा तो इस हिंदुस्तान को गुलाम होने में कुछ ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। धन्यवाद। उस अर्थ से तो हम सोने की चिड़िया कल थे, आज है और कल भी रहेंगे, और इसीलिए लुटेरे लगातार यहाँ पर आकर लूट कर रहे हैं, इतनी लूट कर रहे हैं। लेकिन उन लुटेरे को भी जब दामाद बनाकर यहाँ पर हम सम्मान देते हैं, बल्कि उसको राजा बनाने के लिए यहाँ बिठाते हैं, तो दुख होता है। इतनी कायरता, इतनी गुलाम की मानसिकता कैसे सहन की जा सकती है। अगले कॉलर। हेलो चौहान जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये जितना भी लोहिया के खानदान के ये लालू, मुलायम, मायावती है ना, हाँ, ये देश के बाहर जाते हैं और वहाँ से लेते हैं अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्री से इनको फाइनेंस आता है। और जितने भी हिंदुस्तान के अंदर बुचड़ खाने हैं, हाँ, ये सब उनको फाइनेंस करते हैं। जब ये देश से बाहर सैर करने के लिए जाते हैं, इनको सिर्फ 3 काम होते हैं। एक तो इनको पैसा चाहिए, और दूसरा इनको शराब चाहिए, तीसरा इनको औरत चाहिए। और वहाँ की जो एजेंसियां हैं वो सब इनकी रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बना के इनको बाद में ब्लैकमेल करते हैं। ये एक हमारे देश में बहुत बड़ी कमी आ गई है चौहान जी। कृपया आप इस मुद्दे को भी आगे थोड़ा सा उठा के जरा इसकी बिल्कुल, हम इस मुद्दे को पहले भी कह चुके हैं। आपका धन्यवाद, आपने आज इस मुद्दे पर उठाया। कभी कभी देश के कुछ राजनेताओं की हरकतें को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ये खुद नहीं करना चाहता, कहीं ब्लैकमेल तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी विदेशी एजेंसी ने इस देश में कोई जो स्पाई है उनके द्वारा इनकी कोई फिल्में तो नहीं बना के रखी है जिसको कि लेकर वो ब्लैकमेल किया जाता है और वो राष्ट्र के विरोध तक के निर्णय किए जाते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। चौहान जी नमस्कार, मैं अल्केश बोल रहा हूं नोएडा से। हाँ, ये बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो या केंद्रीय सरकार की, ऐसा लगता है कि जो स्थिति है देश की वो दिन पे दिन बहुत गंभीर होती जा रही है। एक और तो जो कांग्रेस सरकार है इसकी विदेश नीति बिल्कुल विफल हो रही है। चाहे इटली के सैनिकों का मामला हो, पाकिस्तान के द्वारा सैनिकों की निर्मम हत्या हो, या फिर अभी जो हुआ है ये सबरजीत का मामला हो। उधर चीन की जो सेना है हमारी सीमा में प्रवेश कर गई है, और शिंदे जी का उस पर शर्मनाक बयान आता है कि हमारे सैनिक भी सीमा का उल्लंघन करते रहते हैं। पता नहीं कि ये हमारे देश के मंत्री हैं या चाइना के मंत्री हैं। धन्यवाद। जहां तक हम कॉलर्स को कहेंगे कि जिस दिन जो मुद्दा है उसी विषय पर अगर आप फोकस करेंगे तो हम न्याय ज्यादा दे पाएंगे। चाइना का विषय कल हो चुका है और आज हम विषय आपके सामने लेकर आए हैं कि आतंकवादी की रिहाई कितनी सही। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। बोलिए। हाँ भाई साहब, अरे आप बताइए ना, हम जगह भाई साहब। हेलो, बोलिए। देश में गुजरात जैसे मतलब राजा हो, वहाँ पे द्रौपदी का सेवन खरीद मिलेगा। धन्यवाद। हम कॉलर का आवाज समझ नहीं पा रहे। हम कॉलर को कहेंगे कि आप अच्छी नेटवर्क में आकर अगर बात करें तो आपकी बात हम ज्यादा अच्छी तरीके से रख पाएंगे। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है ये होने का। वोट बैंक की राजनीति। अपने आप को सेकुलर कहने वाले कई राजनीतिक दल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में शामिल हैं। इन दलों का सेकुलर के नाम पर आतंकियों को छोड़ना और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरवी करना भर है। मुस्लिम तुष्टीकरण की ये राजनीति सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेना भर है। सत्ता में बने रहने के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़। ये नेता किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अगर इसके लिए आतंकियों को निर्दोष बताना भी पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे जाबाज जवानों की बजाय आतंकियों से ज्यादा सहानुभूति। ये नेता कभी अपने शहीद जवानों के परिवार की सुध नहीं लेते, जिन्होंने देशवासियों और देश की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमारे इन जाबाज सैनिकों ने आतंकियों के कत्लेआम करने के मंसूबों पर पानी फेरा।
आतंकियों से लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन देशवासियों की सुरक्षा को कभी कमजोर नहीं होने दिया। देश के दुश्मनों के हाथों में खेलते हमारे राजनेता, जो हमारे दुश्मन आतंकियों के द्वारा भारत को तोड़ने की साजिश वर्षों से रचते आए हैं। आज इन दुश्मनों ने हमारे तथाकथित नेताओं को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। ये नेता अब भारत के दुश्मनों का काम आसान कर रहे हैं। सत्ता का दुरुपयोग। जब जनता किसी राजनीतिक दल को सत्ता सौंपती है तो उसका मानना होता है कि सरकार हमारे हित में काम करेगी, लेकिन यहाँ तो सत्तासीन ही जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं। जनता को सुरक्षा देने के बजाय जनता की सुरक्षा से ही खिलवाड़ हो रहा है। देशवासियों से धोखा। देश की जनता ने आतंकियों को छोड़ने के लिए सत्ता नहीं सौंपी। देश की जनता तो चाहती है आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन देश के नेता आतंकियों को कड़ी सजा देने के बजाय उन्हें निर्दोष बताकर छोड़ रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ, मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ सर। हाँ, आपके द्वारा देश हित में उठाए हुए कदमों को प्रणाम कर प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करता हूँ। हाँ, जब सिर्फ किसी भी प्रकार से राज्य में बने रहने की ही नीति हो और स्थिति तब और भी खतरनाक हो जाती है जब नीति को हाथों से जोड़ने के बजाय पेट और जेब से जोड़ दिया जाता है। जब राजनीति का उपयोग न होकर उपभोग होने लगे। आतंकी भी अपने साथियों की रिहाई की मांग नेता उनके रिश्तेदारों या अधिकारियों को पकड़कर करते हैं और उनकी मंशा राजनीतिक में उलझकर रह जाती है। नेता कई सामाजिक संगठन अपने प्रभाव से सांप्रदायिक तौर पर उग्रवादियों की रिहाई ही नहीं, उनके लिए अर्धसैनिक बलों में नौकरी, लोन, घर की मांग समय समय पर उठाते हैं, जो कभी कभी पूरी भी हुई है, जिससे अर्धसैनिक बलों के मोरल पर प्रभाव पड़ता है और एक डर बना रहता है। सामान्य नागरिक युवाओं पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इन प्रश्नों का सटीक उत्तर गीता में दिया गया है। देश हित में उग्रवादियों की रिहाई ही नहीं, इस प्रश्न का सीधा उत्तर सिर्फ विदाई है, एकमात्र समाधान है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही कि जिनके ऊपर विदाई होनी चाहिए उनकी रिहाई हो रही है। ये कितना दुर्भाग्य का बात है, क्योंकि देश चुप है, मौन है, शांत है, अनजान है, इस विषय से दूर है, इसको ये अपना मुद्दा नहीं लगता और ये घर में बैठकर आईपीएल के मैचेस देख रहा है। ये राजनीतिक दल के साथ जुड़ा है, इसलिए अपने दल के राजनीतिक निर्णय के खिलाफ बगावत नहीं करता। जो भी लोग ऐसे दलों के साथ जुड़े हैं, जो भी लोग ऐसे दलों का हिस्सा है, क्या वो अंधाधुंधकरण नहीं कर रहे अपने नेताओं का? क्यों उनके खिलाफ नहीं बोलते? आप पब्लिक मंच से नहीं बोलने के बजाय कम से कम अपने पार्टी के फोरम में तो शुरू में विरोध करिए। ऐसा करने वाले अगर चुप है तो उनके देशभक्ति पर भी सवाल या निशान लगना जायज है। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, ये जो चीनी घुसपैठ कर रहे हैं सर भारत के अंदर में, ये सर इसके ऊपर कोई भी राजनेता, कोई भी सर दबाव तंत्र नहीं बना। हम इस विषय पर कल कार्यक्रम कर चुके हैं। आज हम आतंकवादियों की रिहाई के विषय में बात कर रहे हैं। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अगर आतंकियों को निर्दोष बताकर छोड़ दिया गया तो क्या ये आतंकी फिर देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनेंगे? जिनके दिमाग में ही भारत विरोधी भावनाएं भरी पड़ी हैं, क्या वो भारतीयता में लौट पाएंगे? देश में वोट बैंक की राजनीति हावी हो जाएगी। अभी तो वोट बैंक की राजनीति के तहत आतंकियों को निर्दोष बताकर छोड़ा जा रहा है। आगे वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत के फिर से टुकड़े करने की सहमति जता दी जाएगी। देश विरोधी ताकतें बढ़ जाएंगी। मुंबई के आजाद मैदान की याद सभी के दिलों में होगी। कैसे देश विरोधियों के हाथों आजाद मैदान पर शहीदों का अपमान हुआ, अमर जवान प्रतिमाओं को खंडित किया गया, लेकिन हमारी सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहीं। देश में आतंकी घटनाएं बढ़ जाएंगी। अगर आप आतंकियों को छोड़ेंगे तो क्या इससे आतंकी घटनाएं बढ़ेंगी या फिर घटेंगी? ये तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं।
भारत का लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। अगर देश में वोट बैंक की राजनीति हावी रही तो हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं खत्म हो जाएंगी। इन तथाकथित नेताओं को अब लगता है कि ना तो इन्हें लोकतांत्रिक परंपराओं की परवाह है और ना ही देश की सुरक्षा की। देश के दुश्मनों के हौसले बुलंद हो जाएंगे जब उन लोगों को पता चलेगा जो आतंक के सहारे देश को तोड़ना चाहते हैं कि उन्हीं आतंकियों को रिहा किया जा रहा है जो हमने भेजे थे। तो फिर ऐसे में वो खुश नहीं होंगे तो और क्या करेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे। मैं सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। हाँ, आज ये देश जो है, देश में देश की जनता जो है गाय बकरी हो गई। गाय बकरी को कोई भी काट के खा सकता है, शेर का गोश्त कोई नहीं खाता है। इस देश को शेर बनना पड़ेगा। ये जो नेता लोग हैं, नेता है सब आतंकवादी को संरक्षण देते हैं और उन्हीं के चलते राज करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बड़ी सटीक और मार्मिक बात यहाँ पर कही है कि देश की जनता भेड़ बकरी हो गई है। गांधी जी की बकरी करेगी तो क्या करेगी, और इसलिए उसको काट कर खाने के लिए सब लालायित है। और वो भी उस भीड़ में बस सर नीचे झुकाए भीड़ के साथ भीड़ का हिस्सा बनकर चल रही है। पता नहीं देश कहाँ लेके जा रहा है। जैसे बकरियों की झुंड को उसको लेकर जाने वाला जाता है और कई बकरियां फिर खाई में गिर जाती हैं, क्योंकि उनको केवल नीचे सर झुकाकर अगली बकरी के पीछे चलने की ही संस्कार या जानकारी होती है। क्या देश की जनता इस निचले न्यूनतम स्तर पर आई है जहां पर कभी बहुत बड़े विक्रमादित्य जैसे लोग, कई बहुत बड़े शूरवीर छत्रपति शिवाजी के वंशज, न जाने कितने कितने बड़े महान योद्धा जिस देश में हुए, पता नहीं वहां पर ये कैसी भेड़ बकरी की लीग लगी हुई है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार चौहान जी, बोलिए। हाँ, ये जो हो रहा है ये तो सब वोट की राजनीति हो रही है। हाँ, इसको चुनाव जो है डायरेक्ट करा देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वोट बैंक की राजनीति ही खत्म हो जाए। क्योंकि ये खाली इसको वोट दीजिए उसको वोट दिए, ऐसे परिणाम खराब ही आएंगे। इसका एक ही इलाज है जो है डायरेक्ट चुनाव हो सारे के सारे, तो वोट की राजनीति एकदम खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। क्या वोट की राजनीति ही इन सब चीजों का कारण है? तो इसको रोकना चाहिए। ये वोट की राजनीति अगर ऐसे आगे जाती रहेगी तो इस देश को एक दिन बेच दो, हमें सत्ता मिल जाएगी, या हमको कोई भला ना बड़ा देश दूसरा देश या उसको मानने वाले वहां पर यहाँ पर जब आबादी बढ़ेगी तो उसके निर्णय के आधार पर, उनके आदेश के आधार पर वोट मिलेंगे और वो देश यहाँ पर राज करना चाहेगा, भले यहाँ पर किसी को सत्ता पे किसी कठपुतली को बिठा देगा। ये भी अगर हमको मंजूर है तो ऐसे मुद्दों के खिलाफ चुप बैठिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपके स्वाभिमान, आपके पुरखों के शौर्य के खिलाफ है, तो आवाज उठाइए और बिंदास बोल में कॉल करिए। ऐसे मुद्दों पर अपने यहाँ पर परिसंवाद करिए, सभाएं करिए। आप जिस राजनीतिक दल के हैं वो राजनीतिक दल अगर ऐसे एक्टिविटी नहीं करता है तो आप निजी स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों को करिए। निजी कार्यक्रमों में जो पर्सनल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ऐसे विषयों पर चर्चा करिए। चैटिंग किसी के साथ अगर करनी है, एसएमएस करने हैं, तो ऐसे विषयों पर करिए। देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के सोशल मीडिया में जो चैटिंग होती है वो सेक्स और पोर्न की दुनिया में 7वें नंबर पर हम कभी थे, आज 1 नंबर पर आ गए हैं। भारत का युवा स्क्रीन पर गूगल में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को सर्च करता है तो सेक्स को सर्च करता है, पोर्नोग्राफी को सर्च करता है। वो ये सर्च नहीं करता कि कौन सा राजनेता, कौन सा राजनीतिक दल मेरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये कारण है कि लोगों का मुंह दूसरी तरफ है और पीछे राजनेता देश को लूट रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। गुजरात आनंद से यशवंत भाई बोल रहा हूँ साहब मैं। बोलिए। हाँ सुरेश जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो राजनेता है ना वो इतने अंधे हो गए हैं अपनी कुर्सी के लिए, तो अपनी बहन बेटी का भी क्या आतंकवादियों से शादी कर देगा और ये देश को बेच देगा, ऐसा हम कहना चाहते हैं। इतने अंधे हो गए हैं कुर्सी पे कि इसकी कोई बात ही मत करो। क्या समझते हैं अपने आप को? वो जो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब जो ये देश है ना, देश की प्रजा, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब ये देश की प्रजा विद्रोह करेगी ना, तब ये नेताओं को पता चलेगा
कि क्या हो, क्या अब यहाँ से कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा, उसको बाहर विदेशों में चला जाना पड़ेगा। ये पब्लिक जागेगी तब ऐसा होगा। लेकिन ये पब्लिक कब जागेगी भाई साहब? कब पूरा लूट खत्म हो जाएगा उसके बाद? कि जब प्रजा विद्रोह करेगी। लेकिन हमारे देश की बहुत बड़ी तो कमजोरी यही है कि वो अनपढ़ प्रजा ज्यादा है। धन्यवाद। हाँ, जब आती हो गया है, आती हो गया है, फिर भी देश की जनता नहीं जाग रही, उसको भेड़ बकरी कहने की नौबत आई है, उसके अंदर का शेर लुप्त हो गया है। और सब कुछ अगर ऐसा ही चलता रहा, लोग चुप बैठते रहे, कभी तो जागेंगे, कभी तो सड़क पर आएंगे, इसकी प्रतीक्षा में अगर रहेंगे तो कभी यह स्थिति नहीं होगी। कल करे सो आज करे सो अभी, जो गलत है उसके खिलाफ अभी बोलना चाहिए। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ। हेलो हेलो बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। पर आ गया। हेलो। चलिए, हम शायद कॉलर समझ नहीं पा रहे हैं। हम कहते हैं कि जब आपको लाइव पे लिया जाता है उसके पहले बहुत काफी डिटेल डिस्कशन, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसका उपयोग करिए। अगले कॉलर। नमस्कार साहब। नमस्कार। जयपुर से सुशील गुप्ता। बोलिए गुप्ता जी। ये तो सरकार ही मतलब आतंकवादियों की चल रही है इस समय। हम किस आतंकवादी को छोड़ने की बात कर रहे हैं? हाँ। ये आतंकवादियों को नहीं छोड़ते हैं तो इनको आने वाले इलेक्शन के अंदर वोट नहीं मिलते हैं। आतंकवादियों की बदौलत ही इनको वोट मिलते हैं। मैं तो देश की जनता को कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति आज आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित है उनको कतई वोट न दे और उनको जूत मारे। जब उनके यहाँ पे अपने मीटिंग लेने आवे तो उनको काला मुंह करके और वहां से रवाना करें। धन्यवाद। धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, लेकिन कुछ एमएमएस हमारे पास आए हैं, उन एमएमएस को भी हम आपके सामने दिखाते हैं। एमएमएस के साथ साथ हमारे पास कुछ फिल्मी शॉट्स भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या विदेशी राजनीति आतंकवादियों को छोड़ने वाले हमारे यहाँ के नेता, उनके मुंह पर वो कैसे थूकते हैं। जो आतंकवादी यहाँ छोड़े जा रहे हैं उनमें कुछ बांग्लादेशी है, ये भी पता चला है, लेकिन फिर भी उनको छोड़ा जा रहा है। मीडिया में इसको लेकर खबरें आ रही है, वहां के लोग इस विषय को लेकर विरोध कर रहे हैं। वकीलों ने भी विरोध किया, कचहरी के स्टाफ ने विरोध किया, न जाने का कहा इसका विरोध हो रहा है, लेकिन ये विरोध पर्याप्त नहीं है। ये छुटफुट कहीं कहीं पर विरोध है। लेकिन ये फिल्मी शॉट आप देखिए, ये मैंने पहले भी बिंदास में कभी दिखाया है, लेकिन इसको बार बार इस हिंदुस्तान ने देखना जरूरी है, क्योंकि हम क्या गलती करते हैं और उस गलती को अगर हम जब तक नहीं समझेंगे, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक हम उसको सुधारने की स्थिति में नहीं आएंगे। गारंटी है कि हिंदुस्तान सरकार आपको ये देश छोड़कर जाने देगी? ये सवाल आप मुझसे नहीं, अपनी गवर्नमेंट से पूछिए। इन्हें बताते क्यों नहीं कर्नल कि तुम्हारा देश, तुम्हारी गवर्नमेंट हमारे सामने सर झुका चुकी है, बिक चुकी है। We were held by Indians to hijack the plane. 100 करोड़ की आबादी वाले भूखे नंगे लोग हो तुम। कल हमारे 4 सिपाही तुम्हारी पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे, और अब देखना हमारी पूरी फौज अंदर तक घुस आएगी। अपने मुल्क को अपनी मां का दर्जा देते हो ना तुम, उसकी छाती से उसका दामन खींचकर तुम सबका सर शर्म से नहीं झुकाया। ज़हीर खान, भीख में मिले देश और दान में मिले हथियारों के दम पर इतना भौंकना ठीक नहीं। कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारते हो। अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया, अंदर घुसकर मारेंगे। हमारा एक एक जवान तुम्हारी नपुंसक फौज पर भारी पड़ेगा। ये लंबा शॉट है, आप अपनी तरह अपनी जगह पर ऐसे फिल्मों को और ऐसे शॉट्स को जरूर देखिए। हम समय के कमी के कारण इतना ही आपको दिखा पाए, लेकिन हम अफसरों को भी कहेंगे कि आपकी सरकार, जो भी सरकार है, जहां की भी है, अगर आपको आदेश नहीं दे रही है तो भारत माता की पुकार तो कम से कम आप सुनिए, या भ्रष्ट नेताओं के आदेश के भरोसे मत रहिए। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार युद्ध में घोड़ा लंगड़ा हो जाता है तो वो किसी काम का नहीं होता है।
और मैं एक हारा हुआ नेता अगर उसे बार बार चांस दिया जाएगा तो वो देश के लिए नुकसान ही साबित करेगा। और मेरी तो यही रही है कि जब से मेरा देश आजाद हुआ है कि ये देश है वीर गद्दारों का, जितना बड़ा कोई गद्दार होता है उसे उतना ही बड़ा नेता बना दिया जाता है। और मैं कहता हूं कि अगर जो कोई नेता हार जाता है, अगर दूसरी बार भी आ जाता है तो उसे गोली से उड़ा दिया जाए, नहीं तो वो देश का नुकसान ही करेगा, कोई फायदा नहीं करेगा। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाह रहे। सत्यानंद पाइल्स एवं रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और हमारे साथ हैं स्वामी सत्यानंद पाइल्स एवं रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर महेंद्र सिंह। नमस्कार। डॉक्टर उमेश कुमार, प्रोक्टोलॉजिस्ट। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो छोटी सी लापरवाही के कारण एक खतरनाक रूप ले सकती है। ये बीमारी है पाइल्स या फिशर। ये बीमारी किसी भी उम्र में किसी भी बच्चे, महिला या पुरुष को हो सकती है। अधिकतर लोग इसकी शुरुआत में लापरवाही कर बैठते हैं, घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं, वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए ही अपनी मर्जी से दवाई लेते हैं, जिसके कारण ये बीमारी भयंकर रूप ले लेती है। इस बीमारी में गुदा में जलन, खुजली होना, खून आना, अंदर व बाहर मस्से होना आदि कई लक्षण हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारे हॉस्पिटल के आयुर्वेदाचार्यों ने बड़े परिश्रम और रिसर्च के बाद 100% आयुर्वेदिक रामबाण औषधि अर्सनिश पिल्स व ऑयल का आविष्कार किया है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब आप घर बैठे ही 1 महीने तक इस दवाई का सेवन करके ठीक हो सकते हैं। अगर आप अर्सनिश के बारे में या अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब से कुछ बात करना चाहते हैं या फिर इस दवा को मंगवाने के लिए ऑर्डर देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें। अर्शोनेस को आप केवल टीवी पर दिए गए नंबर पर फोन कर मंगवा सकते हैं। ये दवाई किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। दवाई की कीमत का भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर, चेक, ड्राफ्ट या कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। 1 महीने का कोर्स केवल एक अर्शोनेस पैक में उपलब्ध है। ऑर्डर देने के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन मिलाएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि आतंकवादियों की रिहाई कितनी सही है। देश में राजनीति के लिए न जाने क्या क्या हो रहा है, क्या क्या लुटाया जा रहा है और क्या क्या लूटने के लिए लोग तैयार है, फिर भी देश चुप है। ये देश के जनता के लिए आह्वान का आज का ये बिंदास बोले, क्योंकि राजनेता तो इस विषय में सुधरेंगे नहीं। राजनेता इस विषय को, इस कार्यक्रम को देख के अपने मन परिवर्तन में नहीं आएंगे, हम जानते हैं। फिर भी इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता है, मुलायम सिंह के पार्टी ने अगर ये निर्णय किया है तो मुलायम सिंह के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सामान्य वोटर से लेके उनके प्रदेश राष्ट्रीय पदाधिकारियों तक, क्या 100% लोग ये मानते हैं कि मुलायम सिंह सही कह रहे? ये बात अगर जम्मू कश्मीर में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, पश्चिम बंगाल में हो रही है, न जाने कहां इसका ट्रेंड अब शुरू होने लगा है। और लोकसभा के पहले इस देश के कई हजार लोगों को छोड़ने की बात हो रही है। अगर ये आतंकवादी जिनको की पुलिस ने अपनी जान के बाजी लगाकर अरेस्ट किया है, तो उनको ये छोड़ने का क्या राजनीतिक दल को अधिकार है? क्या लोगों का वोट लेकर आने वाले राजनीतिक दल ये निर्णय कर सकते हैं? तो फिर न्यायपालिका किस लिए है? इतनी सारी व्यवस्था किस लिए है? क्यों उसके ऊपर इस देश के आम व्यक्ति का पेट काटकर उस व्यवस्था को चलाया जाता है? अगर उस न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, न्यायपालिका के व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, तो बंद कर दीजिए उसको। लेकिन अगर वो है तो फिर राजनीतिक नेता इसका निर्णय कैसे कर सकता है? आखिर हमने व्यवस्था का ये विकेंद्रीकरण क्यों किया है? ये विकेंद्रीकरण अगर तोड़ना है तो फिर बाकी मुद्दों पर क्यों नहीं? बाकी जगह पर तो फाइल चलाने के लिए ही व्यवस्था बनी है, ऐसा लगता है। लेकिन जब बात देशद्रोहियों को छोड़ने की आती है,
तो सिंगल विंडो सिस्टम दी जाती है, जो किसी उद्योग लगाने वाले के लिए नहीं है, जो व्यापार लगाने वाले के लिए नहीं है, उस देश में उस राज्य में इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए नहीं है, उस राज्य के लिए समर्पण करने वाले के लिए नहीं है, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम है आतंकवादियों के लिए। यह शर्म की बात है। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कहाँ के आतंकवादियों की बात कर रहे हैं? आतंकवादी तो हमारे मुलायम सिंह हैं, लालू प्रसाद हैं, ऐसे लोग आतंकवादी हैं जैसे जगवेद सिंह हैं। आप जिन आतंकवादियों की बात कर रहे हैं उनने 2-4 मारेंगे तो लाखों लोग मर पा रहे हैं, हजारों लोग मर पा रहे हैं। जगवेद सिंह के सिमी से संबंध थे, इसके सिमी से पकड़े होने के पहले सिमी के आतंकवादी जो है जिनके किले पर आते जो पकड़े नहीं होते, जब मैंने खुद इनको आंखों से देखा है। मैं मध्य प्रदेश के ऊना जिले से बोल रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए, लोग सामने आने को तैयार है, लोग अपना शौर्य दिखाने के लिए तैयार है। ऐसे कॉलर को हम कहेंगे कि आप सामने आइए, हमारे ही सामने नहीं, मीडिया के भी आइए और पुलिस के सामने भी ऐसे बयान दीजिए, क्योंकि देश को अब ऐसे वीरों की जरूरत है। सिमी को देशभक्त कहने वाले मुलायम सिंह यादव और आरएसएस को देशद्रोही कहने वाले मुलायम सिंह यादव, ये दोनों चेहरे लोगों के सामने आने चाहिए। और यही नहीं, ऐसे कई और चेहरे हैं, वो भी सामने आने चाहिए। और इसी के लिए हम बिंदास बोल आपके सामने लेकर आए हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। अब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुरैना से शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, ये समाजवादी की जो पार्टी बनाई है इन्होंने, हाँ, ये लोग क्या है, अभी चुनाव आने वाले हैं दिसंबर में। हाँ, जो अगले 14 में चुनाव होंगे उनके लिए ये अपने गुंडे लोग तैयार के अभी से ये बूथ कैप्चरिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों को छुड़वा रहे हैं ये लोग। धन्यवाद। आने वाले चुनावों की आहट ये है। पहले चुनाव होते तो क्या होता था, और अब क्योंकि समाज सेवा के नाम पे, विकास के नाम पे वोटों का मिलने वाला प्रतिशत की गारंटी नहीं होती, इसलिए ये नया तरीका राजनीतिक दलों ने निकाला है। वैसे तो शुरू ये 10 साल से शुरू हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका परसेंटेज इतना बड़ा है और इस लोकसभा चुनाव पर तो ये इतना हावी रहेगा कि ये छूटने वालों की संख्या कई हजार में जाएगी। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। मैं घनश्याम प्रजापति बोल रहा हूँ सऊदी अरबिया से। बोलिए। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल आतंकवादियों को छोड़ना बिल्कुल गलत है। अब नेता लोग तो एकदम निकम्मे हो चुके हैं। इससे हमारी सेना का मनोबल गिरता है सर। बिल्कुल। आपको वहां पर ऐसी बातें सुन के क्या महसूस होता है? हमें तो बहुत दुख होता है सर कि हमारे नेता लोग कुछ भी नहीं करते हैं और विदेशी लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। धन्यवाद। विदेश में बैठे वाले भारतीय इस देश की इतनी चिंता करते हैं। बिंदास में आप देखिए, हमारे बाहर टेलीफोन बोर्ड पर आने वाले कितने कॉल विदेश से किन किन देशों से होते हैं, जहां पर अभी सुबह भी नहीं हुई, मध्य रात्रि का समय है, वहां पर भी लोग खास इसलिए जागते हैं क्योंकि उनको भारत की, हिंदुस्तान की चिंता है। लेकिन हिंदुस्तान में बैठने वाले चुप है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। मैं चंडीगढ़ से शिव कुमार बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब सेना को चाहिए कि अपने हाथ में कमांड ले लें, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आतंकवादी के साथ हो गया। अब इस सरकार पे भरोसा करना, नेताओं पे भरोसा करना संभव नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा सभी से, सैनिक भाइयों से, कि अपने हाथ में कमांड लेना। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब जो ये आतंकवादियों को छोड़ के इनकी वोट बैंक बढ़ाने चाहते हैं, हाँ, और इसमें हमारा सुरक्षा बल और पुलिस की जो मनोबल को बिल्कुल गिरा देंगे और हमारा देश के जो सुरक्षा बल है वो बिल्कुल ऐस तैस हो जाएगा। ये लोग हैं देश को बर्बाद कर देंगे। इसके लिए आपको रामदेव बाबा तक ये समाचार पहुंचाने चाहिए, इसको जबरदस्त छेड़ना चाहिए कि भी देश के अंदर इसके विरोध में जबरदस्त आंदोलन चलना चाहिए भाई साहब। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। बोलिए। हेलो, मेरा नाम सुरक्षा है, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। मेरा कहना ये है, 3 शब्द देश से मिटा देने चाहिए: सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष और अराजक। ये अनैतिक शब्द ऐसे हैं जिन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया है।
इससे अच्छा तो ये मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और ये मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को सड़क पे खड़ा करके कोड़ों से गूंज देना चाहिए। नहीं गूंजते इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होएगा, बचेगा। इन्हीं लोगों की वजह से हम बर्बाद हो गए। जो भी देखो तब एक न एक शब्द इनके आगे खड़ा हो जाता आके। अब ये क्या मतलब देश को बर्बाद करें? हम नहीं छोड़ेंगे अब इनको चाहिए अपने आप अपना रास्ता चुन ले और सुप्रीम कोर्ट से सख्त कानून पास होना चाहिए। इन शब्दों का इस्तेमाल करके कोई देश को तोड़े नहीं। आतंकवादी ही रहेगा, उनको नहीं छोड़ा जा सकता। इतना मेरा कहना है। धन्यवाद। अब देखिए हमारे सीनियर सिटीजन में भी कितना गुस्सा है, कितना इस विषय को लेकर रोष है। खुलेआम लोग अपना चेहरा दिखा के, नाम बता के, कहां से बोल रहे हैं बता के, अपने आइडेंटिटी के साथ सामने आ रहे हैं। जिनके खिलाफ बोल रहे उनके समर्थक कह सकते हैं कि क्या टीवी पे ऐसी बातें हो सकती है? लेकिन ऐसी बातें हो सकती है क्योंकि आप जब देश के मन के विरुद्ध निर्णय करते हैं, वो भी राष्ट्रीय रक्षा के लिए करते हैं, तो उसके खिलाफ देश को बोलने का अधिकार है और हम उस अधिकार का पूर्णतः उपयोग करेंगे ही करेंगे। हम उपाय देखते हैं क्या हो सकता है। तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो। अगर हमारे तथाकथित राजनेता तुष्टीकरण की राजनीति करके देश की सुरक्षा को ही खतरे में डालने लगेंगे तो फिर देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। आतंकियों को छोड़ने के बजाय उन पर कड़ी कार्रवाई हो। जिन आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा की जरूरत है उन्हें निर्दोष बताकर किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाए। कोर्ट सरकार के आतंकियों से मुकदमे वापस लेने के निर्णय को बर्खास्त करे। सरकार ने आतंकियों से मुकदमे वापस लेने का निर्णय ले लिया है, लेकिन ऐसे में कोर्ट को बताना जरूरी हो जाता है कि सरकार ने वोट बैंक के लिए जो निर्णय लिया है वो देश की अस्मिता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राष्ट्रवादी ताकतें आगे आकर आतंकियों की रिहाई का विरोध करें। ये ऐसा वक्त है कि अगर हमने सरकारों की तुष्टीकरण की इस राजनीति का विरोध नहीं किया तो एक ना एक दिन देश का बंटवारा होना निश्चित है। मीडिया आतंकियों की रिहाई की खबरों को ज्यादा से ज्यादा उठाए। मीडिया किसी भी देश का चौथा स्तंभ होता है। उसका काम देश की जनता को बताना होता है देश के लिए हमारी सरकारें किस तरह का काम कर रही हैं। इसमें ईमानदारी सर्वोपरि है। अगर मीडिया किसी भी खबर को ईमानदारी से नहीं दिखाता तो उस पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। इसलिए मीडिया का कर्तव्य है कि वो हर खबर को ईमानदारी से बताए। तो ये मुद्दा हमने आपके सामने रखा और देश के वीर दर्शकों ने अपनी बात को आक्रामकता के साथ रखा। इसके लिए मैं उन सबका आभारी हूं जो चुप बैठे हैं, उनको बुलवाने की जरूरत है। मैं फिर कहता हूं कि आज का ये बिंदास बोल इसलिए नहीं कि ये राजनेता सुधर जाए, क्योंकि इनकी सुधरने की संभावना नहीं है, लेकिन इनके कार्यकर्ता उनको सुधारे, इनके कार्यकर्ता जाग जाए, देश का नया नेतृत्व सामने आ जाए, देश का चुप बैठा हुआ जो न्यूट्रल आदमी है वो जाग जाए। अगर वो जागेगा, वो समझेगा, वो कुछ करना चाहेगा तो देश बच सकता है, वरना चंद साल हाथ में है और उसमें देशद्रोही या देश को लूटने वाले ज्यादा है, देश को बचाने वाले कम हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण चित्र है। हम आशा करते हैं कि बिंदास बोल की आवाज केवल इस घंटे के 1 घंटे के कार्यक्रम में ही नहीं बल्कि इसके बाद आपके दिलों से, आपके मुंह से, आपके क्षेत्र में भी उठेगी। आप अगर पत्रकार है तो आप अपने पत्रकारिता के द्वारा इस बिंदास को उठाइए। अगर आप शिक्षक है, टीचर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है तो आप इस आवाज को उठाइए। अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता है तो इस आवाज को उठाइए। आप 2 लोगों के साथ भी अगर बात कर सकते हैं तो इन मुद्दों को उठाइए, क्योंकि बिंदास की आवाज केवल टीवी के लिए नहीं, इस देश के लिए है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।